मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज कॉमर्स के महासागर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। स्टूडेंट, ये एक नई तरीके की पार्टनरशिप है। आज तक आपने जो पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था वो था अलग। अब लेटेस्ट जो एक्ट आ गया है पार्टनरशिप में वो है LLP एक्ट 2008। आज इसी के बारे में थोड़ी डिटेल चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। होपफुली आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं। कॉमर्स के महासागर में बहुत सारे टॉपिक्स आपके सामने लेकर हाजिर होती रहूंगी और जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं LLP एक्ट। क्या है LLP एक्ट और इसकी जरूरत क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इन सब बातों को थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज है, इसका फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी जो पार्टनरशिप है, यानी सीमित दायित्व साझेदारी। ये अधिनियम है आपके 2008 का। क्या कहता है? ये कहता है इसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या था। जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज होती है उसमें आपको पता होगा जो लायबिलिटी होती है वो कंपनी की फर्म पर होती है, ना कि उसके मेंबर्स पर। जबकि पार्टनरशिप में इसका उल्टा होता है कि जितनी भी लायबिलिटी होती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप या डिसोल्यूशन, उसके पार्टनर्स को उसके लायबिलिटीज को फुलफिल करना पड़ता है विद पर्सनल प्रॉपर्टी। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क इशू हमेशा बना रहता है पार्टनरशिप में। तो आजकल के जमाने में पिछले कुछ सालों में ये एक नया फॉर्म बन के सामने आया है जिसको हम अपन हाइब्रिड फॉर्मेशन कह सकते हैं। इसमें कोशिश ये की गई है कि जो लायबिलिटी की वजह से, लिमिटेड और अनलिमिटेड की वजह से रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ था उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए। और जैसे कि कंपनी में लायबिलिटी को लिमिटेड फॉर्म में कर दिया गया है, यानी एक लिमिट तक ही मेंबर रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके बाद उसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी और वो फ्री रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही पार्टनरशिप में भी ये फीचर एड ऑन किया गया है और उसमें उसके जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी को लिमिट कर दी गई है, लिमिट फॉर्म में कर दिया गया है। राइट, तो ये सारी चीज है। अब इसको समझने के लिए ये समझ लो कि 2008 का ये जो एक्ट है वो ये कहता है, जिसमें हमें ये समझ में आता है कि जब 2009 7 जनवरी है उसमें कंसेंट मिली थी प्रेसिडेंट की। 13 दिसंबर 2008 को ये बिल पास हुआ और 7 जनवरी 2009 को ये प्रेसिडेंट की तरफ से कंसेंट मिली। जब ये कंसेंट मिली थी तब ये एक्ट जाना गया था 2008 के नाम से। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। देखो, मैं मेरी कई क्लासेस में आपको बताती हूँ एक एक्ट कैसे बनता है। देखो, सबसे पहले एक बिल पास होता है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में बिल को पास किया जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट की कंसेंट ली जाती है और जिस दिन कंसेंट मिलती है उस दिन वो बिल एक्ट बन जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये बिल उसी ईयर से जाना जाता है जिस दिन वो बिल पास हुआ था। ध्यान देना। तो कंसेंट तो 2009 में आई है 7 जनवरी को इस बिल की, लेकिन एक्चुअली ये पास हो गया था 13 दिसंबर 2008 को। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द LLP एक्ट 2008। ये समझ लो। तो उसके बाद में हर एक एक्ट में, केवल इस एक्ट की बात नहीं कह रही हूं, हर एक एक्ट में सेक्शन 1 जो होता है दो चीजों को बताता है। एक तो उस एक्ट का टाइटल और एक उस एक्ट का एक्सटेंशन, कहां तक ये लागू होगा पूरे इंडिया में। और सेक्शन नंबर 2 हमेशा उसकी डेफिनेशन को बताएगा। कोई सा भी एक्ट हो, सेक्शन 1 हमेशा टाइटल और एक्सटेंशन को बताएगा और सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशंस को बताएगा। तो एक कॉमन सेंस की बात है, अगर किसी एक्ट में आप किसी टर्म को डिफाइन कर रहे हो और आपको याद नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट क्या इसका सेक्शन है, तो डेफिनेशन क्योंकि सेक्शन 2 में ही होगी। अंतर क्या होगा? केवल सब सेक्शंस का। तो अगर आपको सब सेक्शन नहीं भी याद आ रहा है तो यू कैन कोट ओनली सेक्शन 2। एज पर द सेक्शन 2 इट सेज दिस एंड दिस एंड दिस। तब भी आपके बात में वजन आ जाता है। बजाय कि आप सेक्शन ही नहीं कोट करो, बेटर है कि आप सेक्शन 2 डेफिनेशंस के लिए कोट कर दो और सेक्शन 1 को भी अलग से शो करके आओ कि यस आई हैव द नॉलेज अबाउट द सेक्शन 1। और बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा कठिनाई की बात है ही नहीं। कई बार कई ऐसे काम जरूर करने चाहिए जिसमें ज्यादा मेहनत ना लगती हो, लेकिन आपकी इमेज अच्छी बन जाती हो, आपकी कॉपी अच्छे से
वेटेज आ जाए, वर्थ हो जाए, राइट। तो ये तो हो गई ये बात। अब बात करते हैं एलएलपी का एक्ट कब बना है, वो हमने बता दिया 2009 में बना था, 7 जनवरी को बना था, लेकिन जाना ये 2008 के नाम से ही गया था। अब बात की समझो, अपने इंडिया में जो बिजनेस है वो जनरली बेस्ड है या तो कंपनी के फॉर्म में, या सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में, या पार्टनरशिप फॉर्म में। अब जो पार्टनरशिप थी ये एक ऐसी चीज थी, और एक सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी चीज थी। सोल में तो बंदा अकेला होता है, पार्टनरशिप में बंदे तो ज्यादा होते हैं पर लायबिलिटी उनकी अनलिमिटेड होती है, और कंपनी में बंदा भी अकेला नहीं होता और लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। तो ये उसका एक सैंडविच फॉर्म था, एडवांस फॉर्म था। अब थोड़ा सा मामला ये आ गया था कि क्योंकि कंपनी में कई ऐसी चीजें हैं जो आपको लॉ की तरफ से गवर्न करती हैं और उसमें आपको कई मुश्किलें आ जाती हैं, तो इसी का एक हाइब्रिड फॉर्म हो गया है जो एलएलपी के नाम से जाना गया है। इसमें एक वो प्लेटफॉर्म है जिसमें छोटी और मिडिल क्लास की जो एंटरप्राइजेस हैं वो भी एलएलपी फॉर्म में आकर के अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड फॉर्म में डाल लेती है, क्योंकि कंपनी के लिए एक थोड़ा सा बड़ा परिवार चाहिए, और पार्टनरशिप 4-5 लोगों से भी बनाई जा सकती है, और कंपनी में भी पब्लिक कंपनी होगी तो मिनिमम टू मिनिमम यू हैव 7 मेंबर्स, राइट। तो ये जो सिचुएशन है ये कंपनी की कुछ कमियों को पूरा करने के उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में बनाया गया एक एक्ट है। तो इसमें क्या होता है, छोटी और जो मिडिल क्लास एंटरप्राइजेस हैं वो भी अपने ऑब्जेक्ट्स को पूरा कर सकती हैं, जैसे सीए फर्म होती है, सीएस फर्म होती है, सेक्रेटरीज की जो फर्म होती हैं, ठीक है। ये इस तरीके की प्रोफेशनल फर्म्स जो होती है ना, वो अधिकांश एलएलपी फर्म्स में ही जानी जाती हैं, एलएलपी एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट होती है, राइट। अब ये आपको समझ में आ गया, और इन पिछले सालों में ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा आगे की बात करते हैं, मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है इस एक्ट से आपको। अब बात करते हैं इसकी जरूरत ही क्यों आई, क्या ऐसी बात हो गई कि हमें इसकी जरूरत होने लग गई। तो अब आप ये समझ लो, क्योंकि बिजनेस का जो फॉर्मेट है उसमें हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, और इस फ्लेक्सिबिलिटी की ही वजह से हम एलएलपी को अडॉप्ट करे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लचीलता है, लोचशीलता है, और इसी लोचशीलता की वजह से हम जो कंपनी में लिमिटेशन आती थी उसको दूर करके हम एलएलपी में वो चीजें, प्रिविलेजेस ले पाते हैं, इसलिए इस चीज का जन्म हुआ है। अब बात करते हैं एलएलपी जो फॉर्मेट है, ये एक तरीके से ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल होता है, जिसमें हम लिमिटेड लायबिलिटी के जो कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी के जो प्रिविलेजेस है उनको भी करते हैं, साथ के साथ उसमें इंटरनल मैनेजमेंट जो होता है वो म्यूचुअली फटाफट से हम कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है बीओडीज की तरफ से बिल पास होगा और उसका रेजोल्यूशन पास होगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी में कई चीजें फॉर्मेलिटीज फॉर्म में करना पड़ता है, तो उसमें इतना फॉर्मेलिटी नहीं होता है, और क्वाइट यूजफुल इन कंपैरिजन टू द कंपनी, इसलिए इसकी जरूरत महसूस होने लग गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या है, इस एलएलपी एक्ट का एक्चुअल उद्देश्य क्या है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ दी जाए। लोग जो बिजनेस में अपने हाथ डालने से घबराते हैं, उस रिस्क से बचना चाहते हैं जो कि लायबिलिटी से कंसर्न्ड है, उसी चीज को थोड़ा सा प्रोटेक्शन देते हुए गवर्नमेंट ने इस तरह के बिल को पास करके एक तरीके से लीगल सपोर्ट कर दिया है, ताकि नई कॉर्पोरेट फर्म्स जो है अपने ग्लोबल रिलेशंस को मेंटेन कर सके और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में बिजनेस कर सके। इसके अलावा जो चीज है, जो प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज होते हैं, उनको अपने नेटवर्किंग को साउंड करने के लिए भी इस तरीके के ये जो अरेंजमेंट्स हैं वो उन्हें फ्लेक्सिबल बनाते हैं, इनोवेटिव भी बनाते हैं, और बहुत ही एफिशिएंट वर्किंग में भी वो प्रूव कर पाते हैं अपने आप को। इस वजह से भी इसकी जरूरत है। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि हम किस तरीके से हमारी प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करते हुए ग्लोबल नेटवर्क्स को हम यूज कर लें, और हम एंटरप्रेन्योर्स बन सके, प्रोफेशनल्स, एंटरप्राइजेस खोल सके, चाहे वो सर्विसेज से रिलेटेड हो या गुड्स से रिलेटेड हो, वो सारे काम हम कर सके। तो जो टेक्निकल डिसिप्लिन होते हैं उसमें भी ये चीजें बहुत काम करती हैं, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट है, राइट। अब बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है उसमें होता क्या है। एक तरीके से ये प्रोफेशनल पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें दो लोग
कम से कम 2 लोग होने चाहिए। इसकी मैक्सिमम नंबर पे कोई लिमिटेशन नहीं है, नो एक्सटेंशन फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द LLP। इसमें हर पार्टनर जो होता है वो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड फॉर्म में हो जाती है। इसका मतलब होता है वो अपनी फर्म के लिए उसके डेब्ट्स या लायबिलिटी जितनी भी होगी उसके लिए वो फुल्ली फॉर्म में लायबल नहीं होगा, केवल उतनी ही टाइम के लिए लायबल होगा जितने के लिए उसने अपना वादा किया है। तो एक खास बात है, एक तरीके से इसमें एक पार्टनर जो होता है वो अकेला अपनी संपत्ति को सेफ रखते हुए भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि LLP एक तरीके से एक बॉडी इनकॉर्पोरेशन होती है जिसका एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है ये, और पार्टनर्स और फर्म दोनों सेपरेट होते हैं। आपने कंपनी के कई फीचर्स पढ़े होंगे, मैंने यहाँ पे लिखे हुए भी हैं वो कुछ फीचर्स आपने पढ़े होंगे कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, यानी फर्म अलग होती है और उसके पार्टनर्स अलग होते हैं। जैसा कि कंपनी में होता है, कंपनी अलग और कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं, दोनों का अस्तित्व दोनों का सेपरेट होता है, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो ये एक तो ये खास बात इसमें हो जाती है, और इसमें जो एग्रीमेंट आपका साइन हो जाता है उस एग्रीमेंट के हिसाब से हमारा बिजनेस रन करता है। अब इसके कुछ सैलेंट फीचर्स की बात करते हैं, कुछ मुख्य बातें की बात करते हैं। सबसे पहले ये हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी संगठनों के बारे में हम ये कह सकते हैं थोड़ा उच्च कोटि के ये एक फॉर्मेशन है, जिसमें हम ये कह सकते हैं जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 था उसके फीचर्स तो है ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा और करेक्शन करते हुए कंपनी एक्ट के फीचर्स को, चाहे हम 1956 की बात करें या 2013 की बात करें, इन दोनों के फीचर्स को भी मिला करके, यानी 32, 56 और 2013 इन तीनों को मिला करके एक नया जो फ्रेग्रेंस सामने आया है, एक फ्लेवर सामने आया है, दैट इज द 2008 LLP एक्ट। तो ये वही चीज है, इसमें ना केवल एक बल्कि हर एक की अच्छी अच्छी बातों को शामिल कर लिया गया है। और कंपनी जो होती है उसमें उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की तरफ से होता है। ये खास बात है, जैसे कि कंपनी में होता है, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी ROC कहते हैं, उसकी तरफ से इसका मेंटेनेंस या एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बिल्कुल ऐसे ही ये सारी चीजें इसमें मेंटेन होती है। यानी जो LLP है वो एडमिनिस्ट्रेटेड होती है बाय द ROC, राइट। अब एक बात करते हैं दूसरी, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी में भी तो यही होता है, कंपनी और कंपनी के मेंबर दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल ऐसे ही पार्टनरशिप में भी पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स ये दोनों लीगल फॉर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। इसका ये मतलब होता है एक फर्म डूबती है तो उसकी लायबिलिटीज के पूरा करने के लिए पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को यूज करना जरूरत नहीं है, यानी वुड बी लायबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ जो एसेट्स है उस तक वो नहीं होंगे, एंड जो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स होगी वो केवल जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट करने के लिए अपना सहमति दी होगी या एसेंट दिया होगा वहीं तक भी वो उसका लायबिलिटी निभाएंगे। ये इसकी खास बात है। और जितना भी है, कोई भी फ्रॉड हो जाता है, कोई भी माल मैनेजमेंट हो जाता है, उसके लिए पार्टनर्स को उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज के लिए यूज नहीं किया जाएगा। अब एक तीसरा पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। वो क्या कहता है, यानी परपेचुअल का मतलब होता है शाश्वत रहने वाला, जो कभी ना खत्म हो। कंपनी के फॉर्म में आपको मालूम होगा, कंपनी ऐसी बॉडी है, ऐसी पर्सनालिटी है जो जन्म तो लेती है पर मरती कभी नहीं है। कंपनी नेवर डाइज, कभी नहीं मरती। अब आप कहेंगे अरे कंपनी तो बंद मरती है, भाई जब जन्म हुआ है तो कभी जब बंद होती है तो मरती ही तो है। अब ध्यान दो, कंपनी केवल बंद होती है, मरती कभी नहीं है। बंद होने का मतलब उसके मेंबर रजिस्टर में से उसका नाम काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो वो केवल बंद हुई है, मरी नहीं है, ये याद रख लेना। तो कंपनी नेवर डाइज, बिल्कुल इसी तरीके से इसका भी होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कंपनी ने एक बार अगर, या पार्टनरशिप फर्म ने एक बार अगर जन्म ले लिया तो केवल उसका आगे जो सक्सेसर्स हैं वो उसको काम को संभालते हैं, वो कभी भी मरती नहीं है। तो LLP इज अ कैपेबल ऑन इट्स ओन नेम, उसके खुद के नाम पे वो चीजों को खरीद सकती है, वो उसके मालिकाना हक रखती है, वो उसको होल्ड कर सकती है संपत्ति को, उस संपत्ति को वो बेच सकती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक कंपनी करती है। चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, वो उसको बेच सकती है, खरीद सकती है, वो किसी और पर केस कर सकती है, उस पर कोई केस कर सकता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कंपनी में पढ़ते हैं। इट कैन बी स्यूड एंड इट कैन स्यू।
वो वाली चीज है। तो बिल्कुल ये वो फीचर्स हैं जो हमारे को कंपनीज एक्ट से मिलते हैं। अब एक और ले लेते हैं आगे, नंबर ऑफ पार्टनर्स। वो कहता है अगर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करेंगे तो मिनिमम एटलीस्ट 2, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स देयर इज नो लिमिटेशन। ये कहता है कोई लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे पब्लिक कंपनी में होता है। प्राइवेट कंपनी में तो फिर भी मैक्सिमम 200 हो गया है ना, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उसके मैक्सिमम पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, नो एक्सटेंशन, बिल्कुल ऐसे इसमें होता है। अब एक और फीचर्स है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। अब राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स क्या कहते हैं, जितने भी पार्टनर उस फर्म में होंगे उस फर्म के पार्टनर्स की ड्यूटीज और राइट्स के बारे में एक ही चीज है, जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा, LLP एग्रीमेंट कहलाता है वो, जो एग्रीमेंट हुआ होगा उसके ही हिसाब से उनकी राइट्स और ड्यूटीज डिफाइन होंगी। बस सिंपल सी बात है। आगे की बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एन LLP की बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे रखी जाती है। वो रखी जाती है कि इट शैल बी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन एनुअल अकाउंट्स एंड रिफ्लेक्टिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। जितने भी अफेयर्स होंगे, जितने भी मामले ऐसे होंगे, उसमें ये देखा जाता है कि सही तरीके से मेंटेनेंस हो, प्रॉपर मेंटेनेंस हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, और उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या सॉल्वेंसी अकाउंट्स जो होता है उसको फाइल किया जाता है LLP के लिए विद द रजिस्ट्रार। हर साल रजिस्ट्रार के पास में वो अकाउंट्स मेंटेनेंस का और सॉल्वेंसी स्टेटमेंट को फाइल किया जाता है, जैसा कि कंपनी में किया जाता है। और इसके लिए उसकी ऑडिट भी होती है, उसके किसी भी क्लास से संबंधित कोई भी चीज है उसमें एग्जाम्पशन अगर मिलना है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारे प्रिविलेजेस एक LLP को मिलते हैं। ये सारी चीज तो हमने आपको बताई कि कौन कौन से फीचर्स है। अब बात करेंगे नेचर एंड स्कोप की। तो नेचर एंड स्कोप में आपको बता दूं, इसका नेचर जो होता है वो ये कहा जाता है कि ये एक बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है जिसका इनकॉर्पोरेशन इस एक्ट के तहत होता है और एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है। कोई भी चेंज अगर LLP में किया जाता है तो उसकी एग्जिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ता, उसकी राइट्स, उसकी लायबिलिटीज जो होती है पार्टनरशिप की, उन पे कोई असर नहीं पड़ता। और जो भी बदलाव होता है वो ROC को जैसे अपन कंपनी में करते हैं, उसका इंफॉर्मेशन करते हैं, बिल्कुल वही चीज इसमें भी की जाती है। तो इस तरीके से करके मैंने आज आपको ये चीजें बता दी है। LLP में ही थोड़ा सा और अभी आगे चीजें हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे। Thank you and keep watching my videos regularly. Hopefully you are liking my videos. Thank you.